वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर बाद की सभी को नमस्ते। आज पुनः आप सभी का स्वागत है ग्लिम्पसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के 7 सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पिछले सेशन में हमने बात की थी एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन के ही समकक्ष एलिमेंट्री ऑफ स्पिरिचुअलिटी की भी अवधारणा है। पतंजलि ने अष्टांग योग के रूप में जिसकी बात की है, आइए चंद क्षणों के लिए मौन रह के अपनी मनोस्थिति को उस शाश्वत सत्य में स्थापित करने का प्रयास करते हैं ताकि इसके जो गूढ़ रहस्य हैं इनको हम ठीक से ग्रहण कर सकें। ओम। Friends, during last 6 sessions, we had discussed the cosmic perception of creation, जो ब्रह्मांडीय रचना का परिदृश्य था उस पर हमने चर्चा की। द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ क्रिएशन, द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, द ब्रीदिंग सिस्टम, complexities of the breathing systems, the kundalini, and the evolution process, pranayama. प्राणायाम चौथी क्लास का विषय है, इसलिए बात ये हुई थी कि हम पहली से शुरू करेंगे, प्रथम से शुरू करेंगे। So during the last session we were discussing about कि हम शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट विथ द प्राणायाम, इसकी बात हुई थी। और आज हम उस एलिमेंट्री की बात करने जा रहे हैं जो प्राणायाम से पहले जानना जिसका जरूरी है, जिसका बोध होना, ज्ञान होना अनिवार्य है। इससे पहले मैं आपको एक कहानी की ओर ले जाना चाहता हूं। प्राणायाम आज के दौर में, या यूं कहें कि मेडिटेशन आज के दौर में सभी लोग कोशिश करते हैं करने की, और ये एक कॉमन विषय बन चुका है। हर व्यक्ति जो भी मन को शांत करने की बात करते हैं मेडिटेशन का सुझाव देते हैं, और मेडिटेशन के नाम पे बहुत सारे कार्यक्रम दुनिया भर में चल रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन वास्तव में क्या है, कौन से स्तर में ये मेडिटेशन है, इसको जाने बगैर हम मेडिटेशन का सही मामले में नहीं समझ पाते हैं, उसके इम्पैक्ट को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ पे प्रयास करने जा रहे हैं कि मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी बातें हैं जिनका होना आवश्यक है। अन्यथा बिना उन तैयारियों के जब हम आगे, वही जो मैं कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूं। तो ये एक कहानी आपके सामने, समय है कोल्ड विंटर आफ्टरनून, और एक मैडम की बात है जो अपने लिविंग रूम में है। दोपहर बाद का समय है, ठंड वाला समय है, बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं और घर में रहना है इस पीरियड में।
तो इसलिए सोचा कि हम मेडिटेशन कर लें। तो ये मैडम मेडिटेशन करने का प्रयास करती है और इसके प्रयास में क्या कुछ अनुभव हमें समझने को मिलते हैं, उन पे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं और समझ पैदा करने की कोशिश। तो अपने रूम में she is ready to start the meditation। जैसे ही अपने पीठ को, रीढ़ की हड्डी को खड़ा करके ये बैठने की कोशिश करती है कुर्सी पर मेडिटेशन के लिए, उसको लगता है कि इट्स टू हार्ड, ये बहुत सख्त है। तो फिर ढूंढती है कि पिलो कहीं आसपास मिल जाए ताकि ये सख्त ना महसूस हो, बैठने में जो हार्डशिप महसूस हो रही हो कम की जा सके। फिर वो दोबारा बैठने की कोशिश करती है। ठंडी हवा आ रही है जो डिस्टर्ब करने वाली है इसके मेडिटेशन को, और ये तुरंत उठती है, खिड़की की ओर चली जाती है और खिड़की को बंद करने का प्रयास करती है ताकि ठंडी हवा इसकी मेडिटेशन को डिस्टर्ब ना कर सके। दोबारा प्रयास होता है बैठने का मेडिटेशन के लिए, और इस प्रयास में भी वो विफल होती है। उसको छींकने की एक टेंडेंसी पैदा हो जाती है, खांसी आती है, छींक आती है, और इसके साथ वो रुमाल ढूंढने की कोशिश करती है जो सामने वाली एक कुर्सी पर पड़ा होता है। तो इस वक्त भी जैसे ही बैठने की कोशिश की और छींक की वजह से मेडिटेट नहीं कर पाई, उठना पड़ा रुमाल उठाने के लिए जो दूसरी कुर्सी पर सामने पड़ा हुआ था। फिर एक बार और कोशिश होती है द्वारा सीधे ठीक से बैठें, और जैसे ही बैठने का प्रयास होता है आंखें बंद होनी शुरू होती हैं, तब तक जो रेडिएटर लगा है, रेडिएटर से बबलिंग की आवाज होनी शुरू होती है और वो इरिटेट सी हो जाती है, जल्दी उठती है और रेडिएटर को बंद करने की कोशिश करती है, उसकी आवाज को रफली बंद करने की कोशिश करती है। तो इस वक्त भी मेडिटेशन के लिए बैठने का प्रयास सफल नहीं। फिर से कोशिश। इस वक्त क्या होता है, इस बार हल्के क्रोधित मुद्रा में शी वॉट बिट एंगर्ड कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। जैसे ही इस बार कोशिश की बैठने की, वैसे ही पड़ोस वाले घर से पियानो की आवाज आई। somebody was playing with the piano because it was afternoon time, it was time to take rest to the people at home, and somebody was playing with the music। और पियानो का था, वो सुनने को मिल रहा था और अभी भी मेडिटेशन में चूक हो गई। वो दीवार में अपना सिर लगाने की कोशिश करती है कि हो क्या रहा है, जितनी भी मैं कोशिश करती हूं बैठ नहीं पा रही हूं। लेकिन फिर भी एक और कोशिश होती है। उस कोशिश में जैसे ही वो पियानो के म्यूजिक कभी कान से गया नहीं था, वैसे ही इसकी पुरानी यादें आनी शुरू हो जाती है। पुरानी यादें क्या थी कि वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ कभी घूमती थी, रेस्टोरेंट में बैठ के अच्छा खाना खाती थी, डांस करती थी, काफी सारे खेल कूद की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। तो इस पियानो के म्यूजिक के साथ साथ वो जो मेमोरीज है, मेमोरीज लिंक हो गई है म्यूजिक की मेलोडी के साथ, स्वीटनेस ऑफ द म्यूजिक के साथ। और पुराने टाइम में जब ग्रैंड मदर के साथ
वो खेलती थी, घूमती थी, खाना खाती थी, वो सब सारी जो मेमोरीज पास्ट की आनी शुरू हो जाती है। तो अभी भी मेडिटेशन में बैठने का जो प्रयास है वो असफल रहता है। फिर एक बार और, दिस टाइम विद मोर डिटर्मिनेशन, ज्यादा कुछ डिटर्मिनेशन के साथ, इच्छा शक्ति के साथ इस वक्त तो मैं बैठूंगी ही, और डिस्टर्ब ना होने के लिए कोशिश करती है। अभी क्या होता है, इस वक्त बेल फोन की बजती है, लगातार बजती है। पहले वो सोचती है इस फोन को नहीं उठाऊंगी, बजने देती हूं, डिस्टर्ब ना होने की कोशिश करती है। लेकिन जब लंबे समय तक बेल बजती रहती है तब उठती है, और गुस्से से उठती है, फोन उठाती है, और फोन को जब सुनती है तो पता चलता है ये तो रॉन्ग नंबर था। फिर एक हतोत्साह, फिर डिस्करेजमेंट, फिर उसको अपने ऊपर एक गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि मैं अभी भी नहीं बैठ पाई, अभी भी डिस्टर्बेंस हुई। दोबारा कोशिश करती है बैठने की, कंसिस्टेंसी बनाए रखने की कोशिश करती है। जो भी बीच में व्यवधान आते हैं उन व्यवधानों को पार करके कोशिश करती है कि फिर बैठो, और अभी बैठती है। अभी क्या होता है कि डोर बेल सुनाई देती है, और बेल आती रही, पहले चुपचाप बैठी रही, नहीं उठने का संकल्प किया। जब आखिर में उठना ही पड़ा बेल को लंबा सुनने के बाद, तो फिर क्या देखती है, बाहर खड़ी हैं। दरवाजे से जब देखती हैं, बाहर पुरानी फ्रेंड्स दरवाजे पर वेट कर रही है, और हेलो हाय होने के बाद ये जो चर्चा है ये गॉसिप्स में कन्वर्ट हो जाती है, और गॉसिप्स टेक मिनिमम 3 आवर्स, 3 घंटे पर समय लगभग इन गप्पों में निकल जाता है, और जो पर्पस मेडिटेशन में बैठने था वो फिर डिफीट हो जाता है। यहाँ पे जो गॉसिप्स है लंबा समय ले लेती है। गप्पों के खत्म होने के बाद और अपने फ्रेंड्स के अपने घर से जाने के बाद फिर कोशिश करती है कि अब मैं बैठती हूँ, अब तो जितने भी डिस्टरबेंस करने वाले फैक्टर्स थे वो अब नहीं है, अब मैं बैठती हूँ और आराम से मेडिटेशन के प्रयास करती हूँ। लेकिन जब तक उसने कोशिश की, पहले तो जितने भी सारे उस दिन के मुद्दे थे, पहले कुर्सी पर बैठ रही थी, कुर्सी हार्ड लग गई तो इसलिए पिलो को ढूंढना शुरू कर दिया। पिलो के बाद फोन आया, फोन को सुनने के लिए उठी, वो रॉन्ग नंबर था। फिर दादी के साथ मेमोरीज बचपन में खेलने की और घूमने की वो आ गई, रेस्टोरेंट में खाना खाने वाली बात आएगी, पियानो की भी जो मेलोडीज थी वो भी कान में आने लग गई, और जो बबल कर रहा था रेडिएटर उसकी डिस्टर्बेंस, उसको बंद करने की बात, और साथ में जो ये गॉसिपिंग का माहौल था फ्रेंड्स के साथ, वो सब, ये सारी मेमोरीज में बातें आने लगी। और इन्हीं के आने के साथ साथ उसको लगा कि मैं टाइम देख लूं, क्या है टाइम। मेडिटेशन अभी शुरू हुई भी नहीं थी, और समय देखना शुरू किया, और वो समय था 7 बजे का, शाम के 7 बजे का। और जब 7 बजे का समय था तो फिर दिस वॉज हाई टाइम टू गेट रेडी टू एंटर इनटू द किचन एंड टू गेट इट सुपर। तो ये किचन में जाने का और सारी व्यवस्था करने का समय आ गया था। विद दिस फिर से जो लिविंग रूम है इस मैडम का खाली हो गया। जैसे हर दिन दोपहर बाद
खाली रहता था जब भी मेडिटेशन के प्रयास किए जाते थे और ये रूम, लिविंग रूम खाली रहा करता था। आज भी तमाम सारे प्रयासों के बाद जितने भी बीच-बीच में प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को दूर भी करती गई, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बैठ पाई मेडिटेशन में, जितनी भी कोशिश की, और ये रूम आज भी खाली। फ्रेंड्स, दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ मैनी ऑफ अस। मेजॉरिटी में हम सभी लोग जब कोशिश करते हैं और अनट्रेन्ड तरीके से जब हम कोशिश करते हैं कि हम मेडिटेट करें, हम चिंतन करें, हम ध्यान में बैठने के प्रयास करें, तो अक्सर हमारे साथ यही होता है, क्योंकि द एवरेज माइंड इज लाइक वाटर सॉक मैच बॉक्स स्टिक। सामान्य मन और बुद्धि या माइंड, दिमाग क्या होता है? सामान्य दिमाग होता है जैसे माचिस की एक तिल्ली पानी में भीगी हुई होती है। पानी में भीगी हुई माचिस की तिल्ली स्ट्राइक करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता है, वो आग नहीं जला पाती है। वैसे सामान्य व्यक्तियों के मन की स्थिति होती है, दिमाग की स्थिति होती है। एंड द कंसंट्रेटेड माइंड, जो माइंड कंसंट्रेटेड होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? वो माचिस की सूखी तिल्ली की तरह होती है, मैच बॉक्स की ड्राई स्टिक की तरह होती है। थोड़ी स्ट्राइक करो, एकदम फ्लेम कर लेगी। द सेम हैपेंस विद दोज माइंड्स जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। उन कंसंट्रेशन के साथ जैसे ही वो मेडिटेशन में बैठने के प्रयास करते हैं, वैसे ही डिवोशन और जो उनकी कंसंट्रेशन की ताकत से ध्यान लगने वाली प्रवृत्ति है, वो जागृत हो जाती है, और मेडिटेशन में जितने भी फर्दर स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का उनको आभास होना शुरू हो जाता है और आगे बढ़ने शुरू कर लेते हैं। सो दैट हैपन्स जब हम महज एक सुनने के बाद, किसी के कहने के बाद हम प्रयास करते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, बिना इसकी बैकग्राउंड को जाने, बिना इसके लिए क्या सावधानियां चाहिए, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, उस एलिजिबिलिटी को जाने बगैर जब हम प्रयास करते हैं इस दिशा में आगे बढ़ने की, तो यही होता है, हमारे प्रयास चलते रहते हैं और विफलताएं हमें मिलती रहती है। वी कीप ऑन स्ट्रगलिंग एंड द आउटकम इज ऑलवेज द रेस्टलेसनेस एंड फेलियर। ये होता है जब हम बिना किसी तैयारी के और सही जानकारी के आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। Strike it with meditation and it is immediately aflame with burning love of God. ये कंसंट्रेटेड माइंड की पहचान है। जैसे ही हम ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं, मेडिटेट करने के प्रयास करते हैं, वैसे ही हम ईश्वरीय प्रेरणा से, ईश्वरीय प्रेम में, और जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, वो प्रयास हमारा सफलता की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। सो दिस वॉज ए स्मॉल स्टोरी। इस स्टोरी का मकसद इतना था कि अगर इसमें, इस दिशा में और इस यात्रा में वास्तव में हम कुछ सीखने की, कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तो ये महज एक औपचारिकता बैठने की बात करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम उन तरीकों को और उन बारीकियों को ठीक से समझ पाए हैं जो जरूरी है? मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान कहा जाता है, और ध्यान समाधि से का स्टेप है। इस एलिमेंट्री ऑफ स्पिरिचुअलिटी में 8 कक्षा की बात हम करते हैं, 1 से 8वीं तक की बात करते हैं, और जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो 7वीं कक्षा की पढ़ाई है। हमारे साथ क्या होता है कि बिना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी पढ़े हम सीधे 7वीं में प्रवेश करने की बात करते हैं, और इस प्रकार महज एक औपचारिकता हमारी हो जाती है।
एक सिंबॉलिक एक्सरसाइज हमारी हो जाती है। सभी लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, हम भी मेडिटेट करते हैं, बैठते हैं, लेकिन उसका होता क्या है ये हमें भी पता नहीं होता है। क्योंकि जब तक हमें 1 से 7 तक का पहले ज्ञान नहीं है, 1 से 6 तक का पहले ज्ञान नहीं है, तो 7वीं में बैठने का कोई पर्पस हल नहीं होता है। और हम 8 तक की सारी पढ़ाई है और शुरुआत हम सीधे 7वीं से करते हैं, 7 से करते हैं, then it is not going to bring any kind of the result. This is sheer wastage। इसको जानने की कोशिश करें। जब भी हम अपने उद्देश्य की ओर जाने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते हैं, किन किन तौर तरीकों से हमें सामान्य गुजरना चाहिए, उन तरीकों को एक वैज्ञानिक परिभाषा और वैज्ञानिक बेस बनाती है, जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला सोपान हमारा क्या होना चाहिए, प्रथम सीढ़ी हमारी क्या होनी चाहिए, जब हम जिस पे हम आगे बढ़ सके। सामाजिक तौर पे कैसे रहना है, सामाजिक तौर पे हमने क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उन पे बात की गई है। इसको मैं अगर सिंपली बात करें, पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा है सत्य, ट्रुथफुलनेस। तीसरा आस्तेय, नॉन स्टीलिंग, मॉडरेशन। एंड पांचवा है इसमें अपरिग्रह, नॉन पोजेशन। ये 5 जो बातें हैं ये पहली सीढ़ी की है। पहली सीढ़ी के 5 कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स पे हम बात करेंगे। पहला कंपोनेंट यम 1.1 इज अहिंसा। सबसे पहले हमारी जो वृत्ति है अहिंसक होनी चाहिए, हमें हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए। हिंसा से क्या तात्पर्य है, यहां पे जानने की हम कोशिश करते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ नॉन कन्फ्लिक्ट विद एनीथिंग, एनीवन। इस दुनिया में जो भी हैं, इस दुनिया में लिविंग और नॉन लिविंग जो भी हमें दिखते हैं, उन सबके साथ हम कैसे हारमोनियस हो सकते हैं, हारमोनी के साथ रह सकते हैं, उनके साथ तालमेल के साथ हम कैसे रह सकते हैं, किसी के साथ भी हमारा कन्फ्लिक्ट ना हो। वो पशु है, पक्षी है, हवा है, वनस्पति है, कुछ भी है, व्यक्ति है। द प्रैक्टिस ऑफ नॉन हार्मिंग और नॉन वायलेंस इन थॉट्स, स्पीच एंड एक्शंस। यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण है जानना, जो अहिंसा है, किसी भी के प्रति गलत भावना, नुकसान पहुंचाने वाली भावना ना रखना। एक तो सोच हमारी ऐसी पैदा ना हो, सोचने के बाद हमारे शब्दों में ऐसी कोई बातें ना हो, हमें ऐसे कोई भी शब्द हमारे मुंह से ना निकले जो किसी को नुकसान पहुंचाते हो। और तीसरा एक्शंस, कोई भी हमारे द्वारा किया गया कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को नुकसान पहुंचाता हो, उसके साथ एक सहमति में नहीं है, एक हार्मनी में नहीं है। बिकॉज वी आर नॉट एन आइसोलेटेड क्रिएचर्स, वी आर वन ऑफ द होल। जो भी यहाँ पे क्रिएशन है इस सृष्टि की, हम भी उसमें से एक है, हम अलग नहीं हैं। अपने आप को अलग थलग कई बार हम सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं, बहुत बलशाली हैं, बहुत दिमागी हैं, हमारा कंट्रोल है, हमारी गवर्नेंस है, साम्राज्य है हमारा बाकी तमाम दूसरे जीव जंतुओं पर, वनस्पति या इस भूभाग की वजह से, ईगो की वजह से। वास्तव में हम इस ब्रह्मांड के ही एक हिस्सा है। जब हम समस्त वनस्पति और जीव जंतुओं के साथ एक तालमेल से रहने वाले होंगे, तभी हमारी यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी होगी, अदरवाइज वी विल बी डिस्कार्डेड बाय द नेचर।
So this is practice of non harming in thought, speech and action, तीनों में। और जब हम में इस तरह की वृत्ति पैदा हो जाती है, जब हम में ऐसी सोच, ऐसी भावना मूल रूप से घर कर जाती है कि हम दूसरों के लिए नुकसान के नहीं बल्कि दूसरों के लिए हम लाभ के प्राणी बन सकते हैं, हिस्सेदार बन सकते हैं, ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में होता है उस व्यक्ति की जो अहिंसा का पालन करता है, उस व्यक्ति की वृत्ति की वजह से, स्वभाव की वजह से, जो हिंसक प्राणी हैं, वायलेंट क्रिएचर्स भी है इस दुनिया में, वो भी अपनी हिंसा उस व्यक्ति के सामने त्याग देते हैं। वो भी अपना मैत्री का भाव लेते हैं। दे क्रिएट द सेंस ऑफ फ्रेंडलीनेस विद द पर्सन हु इज प्रैक्टिशनर ऑफ नॉन वायलेंस। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक ऋषि है, कुछ लिख रहे हैं और साथ में एक शेर है जो इनके सामने सोए हुए हैं। शेर की मूल प्रवृत्ति है हिंसा करना, शिकार करना, क्योंकि मांस खाते हैं। लेकिन जब एक ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में शेर भी आता है जो नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करते हैं, मन वचन कर्म तीनों में, थॉट्स, स्पीच एंड एक्शंस तीनों में, जो नॉन वायलेंस, नॉन हार्मिंग की अवधारणा को लेते हैं, अपनाते हैं, वहां पे शेर भी चुप बैठ जाता है। का जो वायलेंट जो नेचर है उसको त्याग करके साइलेंट बन जाते हैं, वहां पे सो के बैठ के। देखिए आप इस पिक्चर में भी काम कर रहे हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस वन पार्ट, दैट इज अहिंसा। और इस योग की प्रणाली में जितने भी आप बातें देखेंगे जो महर्षि पतंजलि ने चुन चुन करके एक एक कंपोनेंट्स ऐड किए हैं इसमें, उन सभी की विशेषताएं हैं। और इन विशेषताओं को आप गौर से देखेंगे तो इनके पीछे का जो वैज्ञानिक आधार है वो भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम पूरे ब्रह्मांड के साथ अपने आप को तालमेल के साथ चलने के लिए प्रेरित है, तो फिर पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा, हमारे अनुरूप चलने के लिए हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। ये एक थ्योरी है कि जैसे हम दूसरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वैसे ही हमें हमारे प्रति दूसरे भी श्रद्धा रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दिस इज साइंस बिहाइंड दिस फर्स्ट यम, जिसको हम अहिंसा कहते हैं। यम नंबर 2, सीइंग, दैट इज सत्य। सच्चाई की बात यहां पे हो रही है। व्हाट इज सत्य? सीइंग एंड रिपोर्टिंग थिंग्स एज दे आर रेदर द वे वी वुड लाइक देम टू बी। कई बार वस्तु स्थिति को देखने का नजरिया हमारा अपने अनुरूप हो जाता है। हमें चीजें वैसी दिखती हैं जैसे हम देखना चाहते हैं, और हम आगे दूसरों को वैसे बताते हैं जैसे हमें वो बताई जानी चाहिए और हमें लगती हैं जैसे वो। वास्तव में सत्य का यहाँ पे मतलब है कि जैसे भी है वस्तु स्थिति, बिना किसी लाग लपेट के, भेदभाव के, उसको वैसे ही स्पष्ट करना, वैसे ही उसको देखना, वैसे ही बताना, वैसे ही समझना। Recognizing the fear prompting us to twist reality, इससे एक मदद हमें क्या मिलती है कि हम जो भय होता है, जिस भय के कारण हम सत्य को असत्य में परिवर्तित कर लेते हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ फियर। वो क्या फियर है हमारे भीतर, जिससे कि हम सही बात को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, दैट इज आउटकम ऑफ सम काइंड ऑफ द फियर इनसाइड अस। जो वो फियर है, उस फियर को रिकॉग्निशन में, उसके पहचानने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम सत्य पथ पर चलते हैं तो वहां हमें पता चल जाता है कि किस भाव की वजह से मैं इस सत्य को असत्य बना सकता हूं, इस ट्रुथ को अनट्रुथ बना सकता हूं, नॉन ट्रुथ बना सकता हूं। और इसका एक आकलन जो ऋषियों ने किया है, वो आकलन ये है, अगर एक व्यक्ति कंटिन्यूसली 13 वर्षों के लिए सच बोलते हैं, उनके वाणी से जो भी कुछ निकलेगा वो सच होना शुरू हो जाता है। दिस इज ब्यूटी ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ यम। योग का
जो पहला पड़ाव है वो यम है। यम के 5 भाग है। 5 भाग में अहिंसा के बाद अभी हमने बात की है सत्य की। और सत्य, अगर कोई व्यक्ति वस्तुतः सत्य कहने का, सत्य को बताने का प्रयास लगातार 13 वर्ष में करता है, तो 13 वर्षों के बाद जो भी उनके मुख से निकलेगा वो सच होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ही बिकम्स वन विद द कॉस्मोलॉजी, ही बिकम्स वन विद दोज, जो ब्रह्म अणुओं की हमने पहले और दूसरे सेशंस में बात की थी, वो सब उसको फॉलो करने शुरू कर लेते हैं। सो दैट वाज द सेकंड यम, सत्य। और इस सत्य की बात ये भी है कि जो योगी लोग पहले तथास्तु कह के आशीर्वाद देते थे, क्योंकि वो सच बोलने वाले होते थे, इसलिए जो भी उन्होंने कहा वैसा हो जाता था। कमिंग ऑन द थर्ड यम 1.3, दैट इज आस्तेय। आस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। चोरी की बात हम सिर्फ यही नहीं कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट फिजिकली चुरा लिया। हम इंफॉर्मेशन चुराते हैं, हम इमोशंस चुराते हैं और ऑब्जेक्ट्स तो हम चुराते हैं। तो ये जो स्टील करने की भावना है, ये किसी प्रकार की एक तरह की हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन होती है अनहैप्पीनेस की या इनकम्प्लीटनेस की, कहीं ना कहीं अपूर्णता का जो भाव हमारे भीतर होता है, उस अपूर्ण अभाव की वजह से हम सूचनाएं, लोगों की भावनाएं या ऑब्जेक्ट्स चुराने की कोशिश करते हैं। और ये नॉन स्टीलिंग की जो बात है, ये तीसरा कंपोनेंट है यम का। और इसमें सेल्फलेस गिविंग विल इंक्रीज सेंस ऑफ इनर वेल्थ विच विल ब्रिंग आउटर वेल्थ विथ नॉन अटैचमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सिंथेसिस यहाँ पे है, जो यौगिक परिभाषा में अगर कहें इसको, कि हम आस्तेय से दूर कैसे हो सकते हैं, आस्तेय को अपना हम चोरी करने की प्रवृत्ति से दूर कैसे हो सकते हैं, उसके लिए बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि हम इसलिए किसी चीज को चाहते हैं, वो हमारे पास होती नहीं है, या हम किसी न किसी वजह से हम लेवल करते हैं कि शायद उसके होने से हमारी खुशी का जो स्तर है थोड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा हम मान के चलते, जबकि ये झूठ है। लेकिन जब हम गिविंग शुरू करते हैं, अपने से देना शुरू करते हैं, दैट अगेन सेल्फलेसली, बदले में हम कुछ ना चाहे जो भी हम किसी के लिए दे पाते हैं, वो आप समय दे पाते हैं, अपने इमोशंस दे पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स दे पाते हैं, सपोर्ट दे पाते हैं, वट एवर वी गिव टू अदर्स, अगर वो सेल्फलेसली देने की हम कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है, उससे जो आंतरिक हमारा जो संपदा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आंतरिक संपदा का मतलब है कि हम इंटरनली वेल्दी होने शुरू हो जाते हैं, और उस इंटरनल वेल्थ का जो आउटकम है वो एक्सटर्नल आउटर वेल्थ में कन्वर्ट होना, संतुष्ट होगा, जितना खुश होगा और उतने ही उसको बाहर के दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती है। ये इसका एक यूनिक जो फीचर है आस्तेय। यम 1.4 दैट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को वास्तव में कहा गया है यो आचरति ब्रह्म स ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन होता है? जो ब्रह्म में आचरण करते हैं उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो उस आत्मा की खोज में लगातार प्रयासरत होते हैं, नॉर्मली उन्हें जो शास्त्रों की भाषा में ब्रह्मचारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पतंजलि योग में ब्रह्मचार्य को हम अगर एक स्तर तक डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, दिस इज फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंसीज एंड cravings by turning the mind inward, balancing and supervising the senses। जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को हम बैलेंस कैसे करें और इनको सुपरवाइज कैसे करें। अक्सर होता ये कि जो इंद्रियां हैं, मन है और इंद्रियां हैं, वो हमें गवर्न करती है, जबकि होना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन और सेंसेस को गवर्न करें, रिवर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे भी
जो प्रोसेस है कि हम अपने सेंसेस के दृष्टिकोण को, इनकी जो क्रेविंग्स है, इनको देखते रहें, सुपरवाइज करते रहें और कोशिश करें इनको बैलेंस करने के लिए। Being moderate in all sensual activities, wise choice on intake. Again, very important. ब्रह्मचर्य में हमने लेना क्या है, ग्रहण क्या करना है, इनटेक हमने क्या करनी है, ये हमें तय करना है। वो चाहे हम नॉवल लिटरेचर पढ़ते हैं, दूसरा कोई वीडियोस देखते हैं, उसमें हमें एक वाइज चॉइस हमारे पास होनी चाहिए कि हमें ये देखना है, ये हमारे देखे जाने वाला कि नहीं है, इसे पढ़ा जाना चाहिए हमारे द्वारा या नहीं। हमारे इसके ग्रहण करने से जो सूचना, जो भाव उस पढ़ने से, सोचने से, देखने से, सुनने से हमारे मन को कैसे प्रभावित करेंगे, ये हमें तय करना चाहिए कुछ भी ऐसी चीज देखने से पहले। तो इनटेक जब हम अपनी बॉडी के लिए करेंगे, वो चाहे हम फूड की शेप में करें या थॉट की शेप में करें, एक्सपीरियंस की शेप में करें, वो हम चॉइस उस पर हमारी हो सकती है, जो अभी नहीं है। वो ब्रह्मचर्य के पालन से संभव है। एंड when the mind is free from domination by the senses, sensual pleasures are replaced by the inner joy. अभी हम सेंसेस के माध्यम से अपने जो इच्छाएं हैं, अपने जो रुचि है, और एक जॉय क्रिएट करने के लिए देखते हैं कि इंद्रियों के सेवन से, इस्तेमाल करने से हमें कुछ खुशी होगी। वास्तव में वो क्षणिक जो खुशी है, लंबे समय के लिए खुशी नहीं, बल्कि दुख में धीरे धीरे कन्वर्ट होती रहती है। जब हमारा सेंसेस के चंगुल से माइंड फ्री होना शुरू हो जाता है, ऐसे केस में जो सेंसुअल प्रेशर था, वो इनर जॉय उसको रिप्लेस करना शुरू कर देता है। आंतरिक जो हमारा आनंद की अनुभूति है, जो कंटिन्यूस चलती रहती है, और पावर कर लेती है, जो हमें सेंसेस से जॉय, हम जिसको खोजने के प्रयास करते हैं। तो दैट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज फोर्थ कंपोनेंट ऑफ यम। पहले हमने बात की अहिंसा की, फिर हमने की सत्य की, फिर हमने की आस्तेय की, नॉन स्टीलिंग, एंड अभी हम चौथे में बात कर रहे हैं 1.4 में ब्रह्मचर्य की। यम का पांचवा जो कंपोनेंट है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, बैलेंसिंग रिलेशनशिप विद द थिंग्स दैट वी ईच कॉल माइंड। इस दुनिया में हम जिसे कहते हैं कि ये तो मेरा है, उस मेरा वाली बात को हम इस अपरिग्रह को जानने के माध्यम से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में मेरा और हमारा नाम की इस दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। ये जो भी इस दुनिया में है, ये हमारे लिए दिया गया है या हमारे पास प्रकृति ने रखा है देख रेख करने के लिए, टू टेक केयर ऑफ इट, और साथ में ये जुडिशियस यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन ऑनरशिप पैदा करने के लिए नहीं। हम इस बात को नहीं समझ पाए। सिकंदर भी आया था, बहुत सारे देशों को जीता, सोचा कि दुनिया का राजा बन जाऊं, अंत में क्या हुआ? ये हमारा भ्रम है कि हमारा और मेरा नाम की कोई चीज यहाँ पे है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीजें हैं हमारे उपयोग के लिए जरूर है, वो भी समुचित उपयोग के लिए जरूरी है, और साथ में देख रेख करने के लिए हमारे पास ये प्रकृति ने सौंपी है। इसमें अगर हम अपनत्व और अपनापन और स्वामी बन जाए इन चीजों के, ये हमारा भ्रम है, क्योंकि ये स्वामित्व जो है लंबे समय के लिए नहीं रुक पाता है, नहीं बन पाता है। Non-possessiveness will prevent us from attachment, leading to false identities and expectations. ये possessions ही है जिसकी वजह से हम अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं और गलत आइडेंटिटी अपनी रखते हैं। हमें लगता है कि हम शरीर हैं, हम अमर रहने वाले, अपने नाम से जाने वाले हैं। जो अंदर हमारी सही पहचान है उसे हमें पता नहीं लगने देती है, ये पोजेशन है। और एक्सपेक्टेशंस जो हमारी अनुकूल होनी चाहिए थी, वो एक्सपेक्टेशंस भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, क्योंकि जब हम अपरिग्रह को ठीक से समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि जरूरत जितनी इस शरीर के लिए, मन के लिए है, उतना हमें मिले। कबीर ने भी कहा था कि
साधु भी भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कि प्रभु इतना मुझे मिले, जाके कुटुंब समाए समाए। ये बात कबीर ने भी कही थी कि इतना दीजिए। ये 5 बातें जो भी हमने कही है, ये पहला पड़ाव था, पहली क्लास थी, जिसे हम यम के नाम से जानते हैं। और दूसरी क्लास है इसमें नियम। यम में बात की गई है कि किन चीजों से रुकना है, हमें अपने आप को रोकना है, ये बात यम की है। उन्होंने 5 बातें कही है, कहां कहां से हमने रुकना है, उन बातों को ध्यान दें। और अभी नियम की बात हो रही है, 5 नियम भी 5 है, दूसरा पड़ाव है ये, या दूसरी कक्षा है ये योग की, और इसमें नियम दूसरा पड़ाव है। इसके भी 5 कंपोनेंट है नियम के भी। नियम इज ए रेगुलेशन, हमें अपनी दिनचर्या में किन किन बातों का समावेश करना है, किन बातों पर ध्यान रखना है, वो नियम की बात है। नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन पे हम एक एक करके बात करते हैं। नियम 2.1 शौच। शौच एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी एंड माइंड। हमारे शरीर में और मन में जो भी बेकार की चीजें हैं, उनको हम शरीर से कैसे बाहर फेंके, कैसे त्यागे, ये शौच का एक प्रारूप है। As the body becomes purified, the radiant health will be experienced. बाह्य शौच का मतलब, शरीर को स्वस्थ रखने का मतलब है कि हम स्वस्थ महसूस होना शुरू करेंगे। बॉडी को जितना अशुद्ध रखेंगे, गंदा रखेंगे, उतनी बीमारियां फैलने की संभावना है, जो बहुत कॉमन है। दूसरा, एज द माइंड बिकम्स प्यूरिफाइड, इंक्रीजिंगली क्लैरिटी, फ्रेंडलीनेस एंड चेयरफुलनेस इज फेल्ट। जब मन से हमारे विकार धूमिल होने शुरू हो जाते हैं, गुम होने शुरू हो जाते हैं, दूर हटने शुरू हो जाते हैं, तो वैसे ही हमारे मन में जो एक मैत्री का भाव है, वो आना शुरू हो जाता है, और हम प्रसन्न चित्त होके रहते हैं। हम अपने आप को प्रसन्न चित्त मुद्रा में पाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे योग की बात है, योग शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों से रुकना है, वो यम में हमने डिस्कस की है, और कुछ चीजों को नियमित रूप से पालन करनी है, और वो नियमित रूप से पालन की जाने वाली जो बातें हैं, वो यहाँ पे नियम में हम डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें पहला नियम जो था वो शौच था। शौच में हमें शरीर और मन से भी साफ होना। अब यहाँ पे देख रहे हैं गांधी जी के 3 बंदर, जिनको कहते थे बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये 3 पे अगर हम ध्यान देते हैं, तो मन की शुद्धि हमारी यहाँ से होती है, और तन की शुद्धि सामान्य रूप से, जैसे भी हम अपने आप को, शरीर को ठीक रखने के प्रयास करते हैं। नियम दूसरा है संतोष। दिस इज काइंड ऑफ कंटेंटमेंट, द एक्ट ऑफ नॉन रिपेंटेंस ऑन पोजेशंस। कुछ लोग होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जीवन भर पछताते रहते हैं। तो वो पछताना असंतोष है, जबकि योग के लिए जो अपरिहार्य है, जो आवश्यक है, वो है नॉन पोजेशन, नॉन रिपेंटेंस ऑन पोजेशन। जितना हमारे पास है उसी में खुश रहना। इसमें अगर आप देखेंगे, हैप्पीनेस विल फाइंड एंड्योरिंग प्लेस इन लाइफ इफ वी फील व्हाटएवर इज अवेलेबल इज एनफ। ये भाव जिस दिन हम में होगा कि मेरे पास जो है वो काफी है, फिर आप देखेंगे जीवन में जो खुशी है हमारे भीतर हमेशा के लिए घर करना शुरू कर देगी। हम हमेशा अपने आप को खुशी महसूस करने लगेंगे। और जो फ्यूचर एस्पिरेशंस है, संतोष होने का ये भी मतलब नहीं है कि आप अधिक प्रयास ना करो, आगे बढ़ने की कोशिश ना करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रयास करें, वो हमारी एस्पिरेशन से आगे वाली जो एस्पिरेशंस है, वो सिंपली ऐड होती जाएगी हमारे लेवल ऑफ जो हैप्पीनेस है, जो लेवल ऑफ जॉय है। संतोष की वजह से जो जॉय है, कंटेंटमेंट हम फील करते हैं, उसके बाद जो भी फ्यूचर एस्पिरेशंस है, वो सिंपली उसी में जुड़ती जाएगी, ऐड होती जाएंगी, और वो लेवल बढ़ाती जाएंगी अपना। और इससे क्या होगा, इसकी पावर से हैप्पीनेस बिकम्स आवर चॉइस। अभी क्या होता है, मिलती है कुछ बातों को लेकर, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमें खुशी पैदा करते हैं। कुछ अच्छी खबर सुन ली,
हम खुश हो गए, कुछ अच्छी चीज मिल गई, कहीं सफलता हमें मिल गई, हम खुश हो गए। तो ये जो हमारी खुशी है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो क्षणिक है, लंबे समय के लिए नहीं है। जबकि जब हम यहाँ पे संतोष जब हमारे वृत्ति में आएगा, संतोष की अवधारणा को जब हम समझेंगे, तो हैप्पीनेस हमारी चॉइस हो जाएगी। हम हमेशा खुश रहने का संकल्प कर सकते हैं, खुश रहने की वृत्ति हम अपने आप में बना सकते हैं, ढाल सकते हैं। तीसरा नियम है तपस, यम का नियम का 2.3 तपस। तप क्या है? तप है एनर्जी। आपने देखा होगा जब हम संघर्ष करते हैं किसी चीज को लेकर, मेहनत करते हैं, लगातार बने रहते हैं उस काम को जब तक पूरा नहीं हुआ करने में, तो उसे एक तरह का तप कहते हैं हम अपनी भाषा में। लेकिन ये तप है एनर्जी एंड हीट जनरेटेड। कब जनरेट हुई है ये? सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम डाइवर्टिंग एनर्जी आउटसाइड इन ऑब्जेक्ट्स। हमारी बॉडी में है, हमारे स्पाइन में है, चक्रास में है, वो हमारे सेंसेस में डिवाइड हुई है। उन सेंसेस में जो एनर्जी है बहुत आउटवर्ड उनका एक्सपोजर होता है, फ्लो होता है, आउटवर्ड वो वेस्ट होती है, यूज होती है। उस एनर्जी को इनवर्ट करना है, वापिस समेटना एक जगह की ओर, वो है यम, ताकि इंद्रियों के द्वारा गलत तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल ना हो, वो ऊर्जा बचाए रखना इज तपस, उसे तप कहते हैं। तो इसे किसी काम को पूरी निश्चय के साथ और को भी हम तप कहते हैं। और दैट इज कंटिन्यूअस कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ सेंसेस। ये सेल्फ डिसिप्लिन का एक भाग है कि अपनी इंद्रियों पर हम कंटिन्यूअस एक कंट्रोल, एक नियंत्रण बनाने की कोशिश करते हैं। मोर कंसंट्रेटेड एनर्जी विल ब्रिंग अर्ली सक्सेसफुल रिजल्ट। जितने ज्यादा एनर्जी हमारी अनडिवाइडेड होगी, एक जगह केंद्रित होगी, जो भी हम काम करेंगे उसके जो रिजल्ट्स हैं बेहतर होंगे, फास्ट होंगे। नियम का चौथा भाग है स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्व अध्याय मतलब अपना अध्ययन करना। अपने अध्ययन का मतलब यहाँ पे है कि हम अपना मतलब सेल्फ, सेल्फ इज सोल, सोल क्या है? आत्मा। आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा के साक्षात्कार को लेकर अध्ययन करना, मतलब ऐसे उन तमाम बातों पे ध्यान देना जिनसे हम आत्मानुकूल हो सकते हैं, आत्माभिमुख हो सकते हैं, हम सेल्फ एवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए जो रास्ते हमारे अख्तियार हो सकते हैं उन पे चलना इस स्वाध्याय। इसमें ऐसे विषयों को पढ़ना, सुनना, देखना जिससे कि सेल्फ को जागृत करने में, क्योंकि अभी तो हम अपने बॉडी के रूप में अपने आप को पहचानते हैं, हम आत्मा के रूप में जब पहचानना शुरू करेंगे वो हमारी सही पहचान होगी। और उस पहचान को जो स्टडी, लिसनिंग और वॉचिंग से जो वो तीव्रता आती है उस पहचान में, उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। और अपने ऊपर हमेशा ध्यान रखना कि हम अशुद्धता हमारे भीतर ना आए। दिस इज काइंड लाइक ऑफ सिक्योरिटी स्कैन टू आइडेंटिफाई एनी करप्ट फाइल्स इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुछ करप्ट फाइल्स होती हैं, हम सिक्योरिटी स्कैनिंग करते हैं फाइल्स की, तो कहीं कोई गलत फाइल तो नहीं, उसको डिलीट करते हैं। तो ऐसे ही एक कांस्टेंट हमें वॉच अपने थॉट प्रोसेस पे रखनी पड़ती है, अपने एक्शंस पे रखनी पड़ती है, बिहेवियर पे रखनी पड़ती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। वो जो अवेकनिंग है अपने आप को करेक्ट करने वाली है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्वाध्याय। और इसमें स्वाध्याय करने से हम जल्दी आत्माभिमुख हो जाते हैं और हमारे जो जर्नी है आत्मा को जानने वाली, स्वयं को जानने वाली, वो तीव्रता उसमें आती है। और पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान 2.5। दिस इज ट्रस्टफुल सरेंडर टू गॉड। गीता में भी कहा है कि योग क्षेमम वहाम्यहम। इसमें कहा है आप शुरू तो करो, आप सरेंडर हो जाओ, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है उसको दरकिनार रख के आप कोशिश करो, मुझ पर अर्पित कर दो अपने आप को। अगर आपके योग में, आपकी साधना में कोई कमी होगी उसकी जिम्मेवारी मैं लूंगा। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में इस बात को कहा है कि आपके योग में जो क्षेम होगा उसकी जिम्मेवारी, उसका वहन मैं करूंगा, मैं जिम्मेवार इसके लिए। तो यहाँ पे जरूरी है कि हम पूरी तरह से सरेंडर कर लें। दैट इज द एक्ट ऑफ गिविंग आवरसेल्व्स टू ए हायर पर्पस, एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइन ऑर्डिनेंस।
हमें पूरी तरह से समर्पित उस ईश्वरीय तत्व के प्रति होना है। ये नियम, 5वां नियम है, डिवोटीज अलाउ थिंग्स टू हैपन एंड डज नॉट विश टू मॉडिफाई एग्जिस्टेंस। टू डिवोटी गॉड इज ऑल। डिवोटी की एक पहचान है कि डिवोटी जो चल रहा है ठीक है, हो रहा उसी में खुश है, वो मॉडिफाई करने की कोशिश कम करते हैं, वो सब जगह भगवान को देखते हैं। तो यहाँ पे इस दूसरा अध्याय जो हमारा था, पहला अध्याय हमारा था यम का 5 बातें हमने वहां पे की। दूसरा अध्याय हमारा था नियम का 5 कंपोनेंट्स, इस पे हमने डिस्कस किए। तो आज हमारी ये पहली और दूसरी क्लास पूरी हुई है। इसके भी फर्दर जाने की अगर हम बात करेंगे कि हर एक कंपोनेंट को अपने जीवन में कैसे ढालना है, ये बहुत विस्तृत अध्ययन है। इस पे भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम बात अलग से कर सकते हैं, लेकिन आज समय का ध्यान में रखते हुए तो हम जो तीसरी और चौथी क्लास की पढ़ाई है एलिमेंट्री ऑफ स्पिरिचुअलिटी की, वो हम अगले सेशन में करेंगे। और अगले सेशन तक हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने प्रश्न कुछ हैं तो जरूर साझा करें मेल के माध्यम से। लेकिन अभी भी हमारे पास समय है, तो अभी जो आपके प्रश्न होंगे, आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप प्लीज शेयर करें, उस पर हम क्विकली अभी बात कर सकते हैं। In today's world, violence prevails over non-violence. A person practicing non-violence always get hurt compared to those who preach violence. What is going wrong? बहुत अनूठा प्रश्न है। जो व्यक्ति नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करता है उसे हर्ट मिलता है, और जो नहीं करते उनको नहीं। आप ये कहने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो वास्तव में ऐसा नहीं है। हमें नॉन वायलेंस को ठीक से समझना पड़ेगा। नॉन वायलेंस का मतलब यहाँ पे आत्मरक्षा से विमुख होना भी नहीं है। आत्मरक्षार्थे जगम त्यजेत, ये भी शास्त्रों की उक्ति है कि अगर आत्मा की रक्षा के लिए, स्वयं को रक्षित करने के लिए अगर ये पूरी दुनिया भी छोड़नी पड़े तो छोड़ देनी चाहिए, यहाँ तक बात की गई है। तो अगर आप समझते हैं कि हम नॉन वायलेंट होते हुए भी हम हर्ट हो जाते हैं, ऐसा नॉन वायलेंस वाला जो व्यक्ति है वो हर्ट होता नहीं है कभी, क्योंकि नॉन वायलेंस की जो स्थिति है वो ये है कि वो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए बेहतर सोचता है। उसकी मानव स्थिति इतनी मजबूत होती है कि दूसरा व्यक्ति उसके बारे में गलत सोच ही नहीं सकता है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है, ऐसा अगर होता है, तो हमें नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। हो सकता है हम व्यवहारिक रूप से नॉन वायलेंट हों, लेकिन मेंटली हमारी वायलेंस कहीं ना कहीं हमें पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। तो ये एक वजह हो सकती है। नॉन वायलेंस को इसका मतलब वही ठीक से हमने अपने जीवन में अभी उतारा नहीं है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मैंने एक चित्र भी आपको दिखाया था कि एक साधु जो नॉन वायलेंट, एक शेर भी जो शिकार करने आता है उसके सामने चुपचाप बैठ जाता है, अपना जो नेचर है उसको बदल देता है। तो नॉन वायलेंस से आदमी को हर्ट हो, ऐसा उचित नहीं है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें नॉन वायलेंस को अभी और समझना है और जीवन में अपनाना है, तो इसका जो प्रभाव है हमें दिखना शुरू हो जाएगा। इसको और विस्तृत तरीके से जानने की और अपनाने की जरूरत है, और आत्मनिरीक्षण इसमें काफी करने की जरूरत है हम सबको। और कोई प्रश्न हो? मुझे कोई अधिक प्रश्न इसमें, हाँ अभी प्रश्न एक आया
पतंजलि ऋषि जी को कॉन्स्टेंशियस प्रेगनेंसी ने प्रेरित किया ये सूत्र बनाने के लिए। अभी 4:59, इसको हम अलग से आपको ईमेल, अगर आप शेयर करेंगे प्लीज, इस पे हम अलग से ईमेल पे आपसे शेयर कर सकते हैं। वास्तव में संक्षिप्त अगर बताएं, ऋषियों में जो भी ये प्रेरणा मिलती है ये ईश्वरीय प्रेरणा है। ईश्वर तो स्वयं महापुरुषों के माध्यम से ही अपनी बात रखते हैं। वो चाहे वेद हैं, वेद भी जब ऋषियों ने आंखें बंद करके देखें और वही वो पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों को वो श्रुति बन गई, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, आज तक हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये प्रेरणा तो वास्तव में ईश्वरीय ही रहती है, ऋषियों के माध्यम से जनमानस के कल्याण के लिए। तो इसके पीछे जो आप कहना चाह रहे हैं, तो वो आप मेल पे अगर आप इसकी फर्दर डिटेल्स व्याख्या चाहते हैं उस पे हम शेयर कर सकते हैं। आप अपना मेल शेयर कर दीजिए प्लीज। एक और प्रश्न है, यू सेड दैट वी शुड बी नॉन पोजेसिव, सो लव एंड पोजेसिवनेस फॉर आवर फादर, मदर, वाइफ एंड किड्स आर रॉन्ग। ये यहाँ पे एक बहुत महीन फर्क है, बारीक अंतर है लव में और पोजेशन में। जो हम अपने परिवार के प्रति लव होना एक जिंदा दिली होना चाहिए, ये गलत नहीं है। पोजेशन की एक सीमा होनी चाहिए। वास्तव में सभी व्यक्ति स्वतंत्र आत्माएं हैं। ये अगर हमें भान है इस बात का कि हम कई बार सोचते हैं कि हमारे होने से, हमारे करने से ही ऐसा हो रहा है, किसी के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हैं इसलिए ऐसा हो पा रहा है। वास्तव में हम तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे होते हैं। वी कीप ऑन डूइंग आवर ड्यूटीज ओनली। लेकिन उनको तो उनके प्रारब्ध और उनके कर्मों के हिसाब से वो मिलना ही था, हमारे माध्यम से मिलता या किसी और के माध्यम से। जब हम सोचते हैं कि हम माध्यम है उस चीज के लिए, तो वहां पे पोजेशन क्रिएट हो जाती है कि वो हमारे हैं। जब हमें पता है कि स्वतंत्र आत्माएं हैं, उनके प्रति जो हमने करना है वो हमारा कर्तव्य है, और उनको लव होना, लव देना, ये हमारी ड्यूटी है सभी को, ये भी हमारा कर्तव्य है। तो इसे पोजेसिवनेस से अलग रखेंगे। पोजेशन इज बेसिकली जिसे हम चाहते हैं कि मेरे पास ही रहे, मुझे ही मिले, दूसरा कोई इसको ना छीन के ले जाए। तो वो जो एक धारणा है पोजेशन, वो है। इसको लव और पोजेशन को हमें दोनों को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत रहेगी। कौन सी परिस्थिति की बात, हाँ अभी प्रश्न में कहा है कि कौन सी परिस्थिति। ठीक है, परिस्थिति की बात हम ईमेल में आपसे शेयर कर लेंगे। आप अपना ईमेल आईडी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। अभी 5:02 हो गए हैं और इस सेशन का जो टाइम आज का था, इट इज almost over. We thank you everybody for participation in the session, and we look forward everybody, you all will be with us in the next session, and we'll be discussing about chapter number 3 and 4 of योग सूत्र। पतंजलि के योग सूत्र के पाठ 3 और 4 पे हम बात करेंगे अगले सेशन में। और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।